हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है इम्प्रूविंग सेंटेंसेज आस्क्ड इन द CGL Tier 2 examination conducted by the SSC. If you really want to be selected in 2026, watch this video till the end. तो आइए टॉपिक शुरू करने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। स्टूडेंट्स, नो इम्प्रूवमेंट और इम्प्रूविंग सेंटेंसेस के क्वेश्चंस को हल करने के लिए हाइलाइटेड पार्ट्स पर विशेष ध्यान दीजिए। उसके एक एक शब्द पर गौर कीजिए और देखें कि क्या वो ग्रामेटिकली करेक्ट है या नहीं। यदि हाइलाइटेड पार्ट ग्रामेटिकली करेक्ट है तो आपका ऑप्शन होगा नो इंप्रूवमेंट। यदि वो इनकरेक्ट है, ग्रामेटिकली फिट नहीं है, तो फिर आपको बचे हुए 3 ऑप्शंस में से एक को सेलेक्ट करना होगा। देखिए कैसे, आसानी से कैसे कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, मेनी अ पर्सन। सब्जेक्ट फ्रेज आपका है मेनी अ पर्सन। मेनी के बाद जनरली प्लूरल नाउन आता है तो वर्ब भी आपका प्लूरल होगा। लेकिन यदि मेनी के बाद ए या एन के साथ सिंगुलर नाउन आए तो क्रिया का एग्रीमेंट उसी नाउन के साथ होता है। यहां नाउन प्लूरल है विदाउट ए और एन, तो क्रिया का एग्रीमेंट के अनुसार प्लूरल वर्ब, और यहां चूंकि नाउन सिंगुलर काउंटेबल है ए एन के साथ, तो फिर यहां की क्रिया भी थर्ड पर्सन सिंगुलर ही होगी। तो उस हिसाब से देखा जाए तो मेनी अ पर्सन के साथ जो आर आ रहा है ये रॉन्ग है, यहां ईज होना चाहिए। अनएबल मीन्स योग्य नहीं है, समर्थ नहीं है, तो उसके साथ इंफिनिटिव का प्रयोग होता है, प्रीपोजिशन ऑफ नहीं आता। यानी ऑफ भी आपका गलत है, इसके जगह पर इंफिनिटिव, चूंकि उसके बाद मेन वर्ब नंबर 1 है तो फिर ऑफ कैसे होगा। यदि ऑफ सही होता तो डिस्टिंग्विशिंग होता, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद जब भी वर्ब हो तो जनरली 99.9% केसेस में वो वर्बल नाउन होता है, यानी जीरंड होता है। यहां करेक्शन करना है नहीं, चूंकि अंडरलाइन नहीं है, तो हमें ऑफ के जगह, प्रीपोजिशन के जगह इंफिनिटिव टू चाहिए। चूंकि इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर डी, नो इंप्रूवमेंट, को आप एलिमिनेट कर दें और बचे हुए 3 ऑप्शंस को एग्जामिन करें कि कहां आपको इज अनएबल टू मिलता है। नंबर ए में अनएबल के साथ टू तो करेक्ट है, लेकिन आर आपका रॉन्ग जा रहा है, इसलिए इसको एलिमिनेट कर दिया। बी के साथ आर आ रहा है, ये रॉन्ग है, ईज होगा। कैपेबल के साथ प्रीपोजिशन ऑफ होता है, लेकिन ऑफ के बाद फिर डिस्टिंग्विशिंग होना चाहिए था। सॉरी, ये भी आपका यहां इसके लिए करेक्ट है बट सेंटेंस के लिए करेक्ट नहीं है, अतः ये भी मैदान से बाहर हो गया। स्टूडेंट्स, आपका ए, बी और डी एलिमिनेटेड है, तो राइट आंसर आपका नंबर सी हो गया, इज अनएबल टू। जनरली एडजेक्टिव के बाद यदि क्रिया से क्या का जवाब आए, क्यों का जवाब आए, तो इंफिनिटिव यानी 2 प्लस मेन वर्ब 1 होता है। तो इंप्रूवमेंट के बाद आपका सेंटेंस होगा मेनी अ पर्सन इज अनएबल टू, मेनी अ पर्सन इज unable to distinguish right from wrong. Question number 2, we are coping the problems with, underline part, coping the problems with। अब cope एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है झेलना, जूझना, मुकाबला करना, और ये फ्रेजल वर्ब बनता है विद प्रीपोजिशन के साथ, यानी विद ठीक इसके पहले होना चाहिए था और प्रॉब्लम्स को विद का ऑब्जेक्ट होना चाहिए था, यानी सेंटेंस होना चाहिए था हमें हमारा, वी आर कोपिंग विद द प्रॉब्लम्स। कहां तक, एक लिमिट दिखा रहा है, कहां तक, द बेस्ट ऑफ अवर एबिलिटी, जहां तक हमारा एबिलिटी है वहां तक। तो इस लिमिट को दिखाने के लिए प्रीपोजिशन टू चाहिए, यानी आपका ये विद जो है ये कोपिंग के बाद आएगा, और यहां इस लिमिट को दिखाने के लिए
प्रीपोजिशन टू आना चाहिए, यानी करेक्शन की जरूरत है। कोपिंग विद द प्रॉब्लम्स टू कहां तक? द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी। तो सबसे पहले तो बी नो इंप्रूवमेंट को आप एलिमिनेट कर दो। अब बचे हुए ऑप्शंस को एग्जामिन करें, कहां इस तरह का करेक्शन इंप्रूवमेंट हमें मिलता है। तो कोपिंग इन द प्रॉब्लम्स बाय, ये होगा नहीं, कोप के साथ विद होता है। कोपिंग विद द प्रॉब्लम्स टू करेक्ट है, राइट आंसर नंबर सी। डी में कोपिंग विद द प्रॉब्लम्स एट, ये रॉन्ग जा रहा है, लिमिट नहीं दिखाता, ये पॉइंट दिखाता है, हेंस नंबर डी भी मैदान से बाहर हो गया। स्टूडेंट्स, कितनी आसानी से आप कर पाएंगे इफ यू फॉलो माय वेज, इफ यू फॉलो माय ट्रिक्स, कैसे एग्जामिन करते हैं आसानी से। तो इंप्रूवमेंट के बाद आपका करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? वी आर कोपिंग विद द प्रॉब्लम्स टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी। We are coping with the problems to the best of our ability. Question number 3. A hole is in my pocket. कहां? तो in my pocket. A hole is underlined है। क्या ये सही है? आपको यहां मिल रहा है subject plus verb to be, और verb to be के साथ complement होना जरूरी है, जो कि यहां नहीं मिल रहा है। नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल। और ये इन माई पॉकेट, इन माई पॉकेट, ये आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस है। याद रखें स्टूडेंट्स, जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू बी हो और कॉम्प्लीमेंट नहीं हो असर्टिव सेंटेंस में, तो जो रियल सब्जेक्ट है वो कॉम्प्लीमेंट बन जाता है, और जो सब्जेक्ट की जगह खाली हुई है वहां डमी प्रोनाउन देयर या इट का प्रयोग किया जाता है। अब दोनों में अंतर कैसे करेंगे, देयर और इट में? तो रियल सब्जेक्ट यदि आपका कॉमन नाउन या होल कॉमन नाउन है तो डमी प्रोनाउन देयर करेंगे। 4 स्थिति है देयर के लिए, यदि रियल सब्जेक्ट कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल नाउन्स हो या इंडेफिनिट प्रोनाउन हो। There is a boy, there is a family, there is water, there is someone. और यदि डमी प्रोनाउन इट का प्रयोग करना है तो उसके लिए रियल सब्जेक्ट को प्रॉपर नाउन, इट इज राम, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इट इज डेथ, पर्सनल प्रोनाउन, इट इज आई, एंड एडजेक्टिव, इट इज डिफिकल्ट। ये 4 इट और 4 देयर के लिए। अब यहां होल चूंकि कॉमन नाउन है तो सेंटेंस में आ होल कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए था और सब्जेक्ट की जगह पर यहां देयर होना चाहिए था, और ये यहां चला आता आ होल। सब्जेक्ट डमी प्रोनाउन देयर, उसके बाद वर्ब, उसके बाद आ होल, क्या बन जाता? कॉम्प्लीमेंट। यानी करेक्शन की जरूरत है, तो सबसे पहले नंबर डी को मैदान से बाहर कर दें। नो इंप्रूवमेंट, इंप्रूवमेंट की जरूरत है। करेक्शन होगा आपका देयर इज अ होल, देयर इज अ होल इन माई पॉकेट, यानी अ होल इज के जगह पर देयर इज अ होल आर देयर। नंबर ए नहीं संभव है। नंबर बी अ होल देयर इज, सॉरी उलट गया है, नहीं संभव है, एलिमिनेट कर दें। देयर इज अ होल, नंबर सी को मार्क कर ले एज योर आंसर। डी तो नो इंप्रूवमेंट पहले ही हम लोगों ने एलिमिनेट कर दिया है। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। करेक्शन हो जाएगा देयर इज अ होल, एंड इंप्रूव्ड सेंटेंस होगा देयर इज अ होल इन माई पॉकेट। लेट्स कम टू द लास्ट क्वेश्चन नंबर 4. I will accept the responsibility while a time comes. सबसे पहले मैं आपको एश्योर कर रहा हूं कि मैं जिम्मेवारी ले लूंगा पॉइंट ऑफ टाइम, जबकि वाइल पीरियड दिखाता है। याद रखें आप, वाइल हमेशा पीरियड दिखाता है और वेन हमेशा पॉइंट दिखाता है। तो जब जरूरत का समय आएगा तब यानी पॉइंट ऑफ टाइम होगा, तो सबसे पहले तो ये आपका रॉन्ग जा रहा है। प्लस वो टाइम तो वेल नोन होगा, पर्टिकुलर होगा, जब वो समय आएगा यानी इसकी जरूरत पड़ेगी, तो फिर दा होना चाहिए
यानी ए की जगह द होना चाहिए, यानी while की जगह when और ए की जगह द। करेक्शन हो जाएगा when the time comes। इसका मतलब इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले नंबर सी को बाहर कर दें, नो इंप्रूवमेंट, ये एलिमिनेटेड हो गया। अब ढूंढना है कि when the time 3 अंडरलाइन वर्ड्स, while a time की जगह when the time कहां है, तो नंबर ए में है when the time। whenever वाइड सेंस में आता है, जब के लिए थोड़े यहां पर सेंटेंस आ रहा है प्रिंसिपल क्लॉज आई विल एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब पॉइंट को रेफर कर रहा है, यानी whenever नहीं होगा और आ भी नहीं होगा, आ की जगह द होगा और whenever की जगह when होगा, जो कि ऑलरेडी ए में मिल रहा है। नंबर डी में अंटिल नहीं, अंटिल के साथ प्रिंसिपल क्लॉज हमेशा नेगेटिव होता है, याद रखना है। डोंट गेट डाउन अंटिल द ट्रेन स्टॉप्स, सॉरी, अंटिल कभी यहां कोई कंसिस्टेंसी, कंटेक्स्ट नहीं आ रहा है। तो राइट आंसर हो गया स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट सेंटेंस होगा। इंप्रूवमेंट के बाद जो सेंटेंस सही होगा आई विल एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन द टाइम कम्स। स्टूडेंट्स आपको मेरे ट्रिक्स कैसे लगे कमेंट जरूर करें, और इस वीडियो को हाइप, लाइक और शेयर करना कतई नहीं भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।